हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जो देश की सेवा के प्रति सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सदैव ही प्रतिबद्ध रहते हैं। जब आप विधायक बने तो आपने विधायकी का पहला वेतन भी इस देश की बालिका शिक्षा के लिए आपने समर्पित किया। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व का संबोधन हम सब के बीच में एक नई ऊर्जा देने वाला है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी का। जब नीयत अच्छी होती है तो प्रकृति भी उसको आशीर्वाद देती है। कर्नल ढाका साहब का कर्नल डिफेंस एकेडमी की जयपुर की शाखा के उद्घाटन में इतनी प्री मॉनसून की जोरदार बारिश ने ऐसा लगा कि भगवान इंद्र ने सभी व्यवस्थाओं को आशीर्वाद दिया है। कर्नल साहब को भी और यहाँ जो बच्चे उस जज्बे के साथ आए हैं उनको भी। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर सिंह जी, ब्रिगेडियर शेखावत जी, राजवीर जी, कर्नल लांबा साहब, कर्नल वाईपी सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम के जो उत्प्रेरक हैं कर्नल नंदकिशोर ढाका जी। कर्नल साहब का कर्नल डिफेंस एकेडमी के इस शुभारंभ के अवसर पर इनको साधुवाद दूंगा, अभिनंदन दूंगा कि इन्होंने वास्तव में एक प्रेरणा का, मार्गदर्शन का और एक उचित काम किया है कि जो आज की नई पीढ़ी को सेना में जाने के लिए तैयार भी करेंगे, प्रेरित भी करेंगे और भारत की और भारत की सेना की ताकत बढ़ाएंगे। मुझसे कोई पूछे कि यूं तो सनातन देश है, बहुत एक लंबी इतिहास, विरासत और संस्कृति है भारत की। दुनिया के बहुत देश आए और बिखरे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हिंदुस्तान में वो ताकत है और इसलिए हिंदुस्तान ने बड़ी जद्दोजहद की है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों के उन आक्रमण तक। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी का, इतने बड़े भूगोल का देश इतनी सारी चुनौतियों को पार करता हुआ आज अंतरिक्ष में स्व छलांग लगा लेता है। सबसे बड़ा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, इतना बड़ा दुनिया में कहीं नहीं। इतनी सारी प्रतिभाएं कि दुनिया का विकसित देश अमेरिका वो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर, डॉक्टर्स पर डिपेंड हो। तो इतनी सारी खूबियों के बीच में मुझे पूछे कि आपने बताया खूब है, लेकिन एक उपलब्धि बताइए कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और उपलब्धि है। तो मैं कहूंगा कि एक शब्द है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। दुनिया के कितने भी देशों को देखेंगे उन्होंने लोकतंत्र को उस रूप में नहीं जिया जिस रूप में भारत के लोग जीते हैं। गरीब हैं, कुपोषित हैं, जातियों में बटे हैं और टोपोग्राफी इस किस्म की है कि कोई साम्यता नहीं। लेकिन फिर भी ये चमत्कार से कम नहीं है कि आसपास के पड़ोसी देशों से लेके आज दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश, जिसकी सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है, चाइना, पर बरसों से वहां लोकतंत्र का दर्शन ही नहीं होते हैं और लोकतंत्र की मांग करते हैं, उन पे टैंक चलाए जाते हैं। जितने दुनिया के देश हैं उसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में कंट्राडिक्शन है, लेकिन भारत की खूबसूरती है कि इन सारी चुनौतियों के बावजूद हमने डेमोक्रेसी को प्रिजर्व किया है, अक्षुण्ण रखा है। लेकिन लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा किसने? लोकतंत्र की ताकत क्या है? तो भारत का जनमानस लोकतंत्र की यकीनन ताकत है। लेकिन मैं पूरे प्रतिबद्ध और संकल्पित होकर कह सकता हूं कि भारत की सेना ये भारत की लोकतंत्र के बाद की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने सभी चीजों को समाहित किया है, सब चीजों को समाहित किया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा से लेकर दुश्मन की सीमा तक चुनौतियां। और मैं बैठे बैठे भी सोच रहा था, आप सब लोग वाकिफ हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक खूबसूरत सा गाना आप सुनते हो हमेशा। वो मैं जब पैदा हुआ, जब सुनना शुरू किया तब सुनता हूं और आज भी सुनता हूं और उतना ही आनंद आता है। आपने लता मंगेशकर जी का ऐ मेरे वतन के लोगों सुना होगा।
भारत की सेना के सैनिक का समर्पण और उसकी ताकत क्या होती है, उस गाने में पूरे तरीके समाहित है। वो गाना कभी पुराना नहीं हुआ, हमेशा ऊर्जा देता है, भारत की सेना की ताकत को, सैनिक की ताकत को वर्णित करता है। ऐसा बताया जाता है कि जब पहली बार जब परफॉर्म किया लता मंगेशकर जी ने, तो देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। यानी देश की सेना क्या है और सैनिक क्या है, उसकी ताकत क्या है, ये आज पूरी दुनिया मानती है। हम बजट के मामले में तीसरे नंबर पे हैं, संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन कोई मुझे कहे समर्पण के मामले में दुनिया की सबसे पहली कोई सेना है तो जय हिंद की सेना है, भारत की सेना है। और इसका उदाहरण किसी को देखना हो, नई पीढ़ी को देखना हो, तो उन्होंने पुराने युद्ध तो नहीं देखे होंगे। 48 का कबायलियों का आक्रमण नहीं देखा होगा, 62 की लड़ाई नहीं देखी होगी, 71 की नहीं देखी होगी, उससे पहले के विश्व युद्ध नहीं देखे होंगे, उसमें भारत की जो सैनिक थे उनके समर्पण को नहीं देखा होगा। लेकिन कारगिल की लड़ाई तो मेरे से बाद की पीढ़ी ने भी देखा है। दुश्मन चोटी पर हो और भारत का जामाज नीचे हो, और मुझे सौभाग्य मिला। वो माहौल तो ऐसा होता था कि कोई 20 बरस का 21 बरस का जवान शहीद होता था, आत्मा तो रोती थी, लेकिन किस तरीके से मुझे सौभाग्य मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक ऐसे जिले से हूं और एक ऐसी तहसील से हूं कि जहां कारगिल के सर्वाधिक शहादत का अवसर मिला। मैंने उन जवानों की शरीर देखे और मुझे ताज्जुब हुआ, एक की भी पीठ पे गोली नहीं थी, सारे के सारे सैनिकों की छातियों पर गोलियां थी। आप अंदाज लगा सकते हो कि चोटी पर बैठे हुए दुश्मन चोटी पर था, हमारे सैनिक नीचे थे, फिर भी उन्होंने चोटियों पर तिरंगा फहराया। तो मुझे लगता है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए जो लड़ता है वो सैनिक लड़ता है, वो अधिकारी लड़ता है जो निर्देशित करता है। और मैं स्वभाव से भी और परिस्थिति से भी आधा सैनिक हूं, क्योंकि परिवार, गांव, बस्ती, बहुत लोगों ने सेना में सेवा दी। खुद मेरे ताऊजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी खुद की इच्छा थी, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे से पूछे पहली इच्छा क्या है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं फौज में ऑफिसर बनूं, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैंने कोशिश बहुत की, 2 बार सीडीएस का एग्जाम दिया, लेकिन बात बनी नहीं। तो इसलिए मैं जब कहीं देखता हूं, जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि मेरे यहाँ खूब आते हैं, कि वाड़ा जी अभी कह रहे थे कि डिफेंस एकेडमी में आते हैं, किसी को लग सकता है कि इसको पार्टनरशिप है क्या, लेकिन मैं आता हूं तो मैं उस जज्बे के कारण आता हूं कि मुझे अच्छा लगता है कि हमारा कोई बच्चा है, तो मैं उसी में अपना प्रतिरूप देखता हूं कि उसका, चाहे वो उसको किसी रूप में ले, लेकिन कमिटमेंट के रूप में ले, तो कोई भी बच्चा जब सेना की वर्दी पहनकर जाएगा तो मेरे ख्याल से भारत का मान ही बढ़ाएगा। और वो सब हम सब लोग काम करना चाहते हैं। देश में, दुनिया में 2 ही पक्ष हैं, लेकिन भारत में खास तौर पर उनकी अहमियत है। एक तो किसान और एक जवान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा यूं ही नहीं लगाया था। इस देश में जब किसान का पसीना धरती पर गिरता है, आज तो बहुत संसाधन हो गए, लेकिन पहले जब पारंपरिक खेती करते थे और वह जब ऊंट से हल चलाता था, तो किसान का जब पसीना धरती पर गिरता है तो ये धरती अन्नपूर्णा होती है, और जब किसी जवान का खून सीमा पर गिरता है तो इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। इसलिए दोनों पक्ष। मैं इसलिए रह गया कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो सैनिक स्कूल होता है ये भी नहीं पता था। एनडीए की जब सोचते थे तो तारीख निकल जाती थी, कोई बताने वाला ही नहीं होता था कि पर्चा कैसे भरा जाता है। और जो मैंने कहा कि जो ग्रूमिंग होती है, जो डायरेक्शन होता है, जो एक ट्रेनिंग होती है, उसका पूरा अभाव था हमारी जनरेशन तक। अब तो पैदा होता ही बता देगा, इतना ज़्यादा इंटरनेट हो गया कि 5 साल का बच्चा भी ठीक से आपको अच्छे तरीके से ज्ञान दे सकता है। तो उस जमाने में इस तरीके का एक प्रशिक्षण नहीं था, लोगों को गाइडेंस नहीं थी कि उसको करना क्या चाहिए। आज तो गांव का बच्चा भी, एक खुशी की बात यह कि प्रतिस्पर्धा ने और तरक्की ने गांव और शहर का भेद खत्म कर दिया, अमीर गरीब का कम कर दिया, ऊंचे नीचे का कम कर दिया। और इसलिए जब मेरिट आती है तो आनंद दुगना हो जाता है
कि कोई गांव की बच्ची या बच्चा भी आईएएस और आईपीएस की मेरिट में जब छपता है तो यूं लगता है कि वास्तव में देश में बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव नेचुरल है, वो माटी का बदलाव है, नैसर्गिक है। लेकिन उसके साथ में गुरुजनों का, जो स्कूल में है या कहीं भी पढ़ते होंगे, लोग कोचिंग सेंटर्स की आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इसका सर्वाधिक जो लाभ है वो गांव के उस बच्चे को मिलता है। भले ही पूंजी लगती होगी, परिश्रम लगता होगा, तकलीफ भी आती होगी, घर से दूर जाना होता होगा, लेकिन अच्छा संस्थान वो किसी भी बच्चे को अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकता है। और इसलिए कर्नल साहब से और कर्नल डिफेंस एकेडमी से मेरा जो अनुराग है वो किसी स्वार्थ के कारण नहीं है, वो इनकी परफॉर्मेंस के कारण है कि इन्होंने केवल नागौर नहीं, पूरे मारवाड़ के और राजस्थान के बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रूम किया। और मैं देखता हूं कि हरियाणा और पंजाब से भी बच्चे आते हैं। तो आप तो इस सोसाइटी को, इस समाज के उन बच्चों को प्रेरित करने का काम कर रहे हो जिसको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, और इसीलिए हम सब लोग आपको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। इसी निमित्त मैं भी आया हूं। मुझे लगता है कि जो बातें यहाँ मेरे से पहले हमारे ब्रिगेडियर साहब ने कही और कर्नल हमारे ढाका जी ने कही हैं, इस देश में सब तरीके के लोग हैं और आलोचना समालोचना ये राजनीति का हिस्सा भी है, लोकतंत्र भी तभी पुष्ट होता है। लेकिन कई बार यहां गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, इस तरीके की परिस्थिति भी समाज में होती है। ये भारत का समाज है, ये केवल एक कौम से बड़ा नहीं है, ये 36 कौम के कारण है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक प्रकृति अलग दिखती होगी, धरती अलग दिखती होगी, संस्कृति अलग दिखती होगी, लोकरंग अलग दिखता होगा, वेशभूषा अलग दिखती होगी, खान पान अलग दिखता होगा, लेकिन फिर भी भारत की एकरूपता, ये भारत की ताकत है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, ये भारत की विशेषता है। लेकिन इतने खूबियों के कारण क्या हम दुनिया की किसी दूसरे देश के आंख में नहीं खटकते? क्या हमारे घर के भेदी और घर के भीतर रहने वाले लोग, जिनको भारत की शांति से ताल्लुक नहीं है, जो यहां अराजकता फैलाना चाहते होंगे, जिनका एजेंडा यही है, जो आस्था पर भी प्रहार करते हैं, जो व्यवस्था पर भी प्रहार करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां अलग तरीके की जातियां, अलग तरीके के दल हैं, अलग तरीके की विचारधाराएं, और डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से ही चलती है, ऑर्गेनाइजेशन से चलती है। यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी भी अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी एक फोरम पर तो हम एक हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार कई अवसर आते हैं, खेल के मैदान पर जो खेल का ख नहीं जानता, वो किसी ओलंपिक के मेडल को जब देखता तो जाति पाति सब भूल जाता है कि अरे वाह, क्या मुक्केबाज ने आज अपने लिए, देश के लिए मेडल लाए हैं। क्योंकि उसका समर्पण उसी तरीके से होता है, उसको पूरा देश देखता है, आनंद आता है। हम कहीं उपलब्धि हासिल करते हैं तो खूब खुश होते हैं। और इसलिए इस एकता को, इस सद्भाव को, इस समरसता को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश होती है। और इसलिए बहुत सारी भीतर की भी फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेज भी हैं। बहस करिए, उसमें नतीजा निकालिए, सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए। और देखिए, कोई सरकार चलती है, कोई भी हो भले ही, वो कहीं ना कहीं उसका कमिटमेंट लोक कल्याण का होता ही है। नीतियां गलत हो सकती हैं पर नीयत गलत नहीं हो सकती। उसमें संशोधन का सुझाव संविधान भी देता है, इतने सारे कानून बने हुए हैं। मैं एक बात, क्योंकि यहां प्रसंग आता है कि जब देश का नेतृत्व सबल होता है, उसकी ताकत क्या होती है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे यहां कहावत है कि जमीन चली जाए तो वापस आ जाती है, कानून से आती है, समझाइश से आ जाती है। जमीर चला जाए तो वापस नहीं आता है। और जमीर सबसे बड़ा होता है, व्यक्ति का जमीर बड़ा नहीं होता, किसी जाति का या वर्ग का बड़ा नहीं होता, जमीर देश का बड़ा होता है। देश के जमीर को लौटाने का जब काम किया जाता है तो वही मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी की ताकत बनता है। यूक्रेन की और रूस की लड़ाई के बीच में देश के 25,000 लोग फंस गए। मेरे खुद के क्षेत्र के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए तो उनके पेरेंट्स के फोन आते हैं कि हमारे बच्चों को लेके आओ।
अब मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं यूक्रेन से उनके बच्चों को ले आता। हमारे से बहुत अपेक्षा लोग रखते हैं कि नेता हैं तो हर ताले की चाबी और सब कुछ कर देंगे, लेकिन व्यवस्था भी होती है कोई चीज। तो जब आते थे तो मन में ये जरूर होता था और उसको कन्वे भी करते थे कि इन बच्चों के बारे में कोई सरकार विचार करे। मेरे को इस बात की खुशी है कि पहली बार इतनी बड़ी पैमाने पर देश के जिम्मेवार मंत्री पड़ोसी देश की सीमाओं पर गए, वायुसेना के विमान गए, लेकिन क्या इतने से बच्चे आ सकते थे क्या? उनको रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के बॉर्डर पर तो खुद को ही चलकर आना था। बड़ी जोखिम थी। इस जोखिम के बीच में आए कैसे? तो मुझे मेरे क्षेत्र से आए हुए एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताया। उसने कहा कि जब भीषण बमबारी थी और एक तरफ गोलीबारी थी, आए कैसे, जाएं कैसे? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तो व्यवस्था कर दी, तो हमने एक सफेद कपड़ा लिया, उसको तिरंगे से पेंट किया और उसको लेकर जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो हमने एक चमत्कार देखा कि रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई और हिंदुस्तान के सारे विद्यार्थी बॉर्डर पर पहुंच गए। और इससे भी ज्यादा रोचक बात बताई कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे वो भी बड़ी तादाद में थे। उनकी भी इच्छा थी पर उनकी विचारों की औकात नहीं थी, तो किसी दोस्ती होती है। भारत के विद्यार्थी ने कहा कि भाई मौका है, हमारे साथ चल चले, हमारा झंडा ले लो। बोल नहीं, हरगिज नहीं लेंगे तुम्हारा झंडा। लेकिन बाद में मुझे बताया उन विद्यार्थियों ने कि बड़ा मजा आया कि जब पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने भी हिंदुस्तान का झंडा थामकर वो शरण लेकर तिरंगे की रो महफूज तरीके से आए। ये देश के नेतृत्व की और नेता की ताकत होती है, व्यवस्था की ताकत होती है। और इसलिए भारत की राज व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र और भारत की सेना, ये जब कोई निर्णय करती है, जब कोई कोशिश करती है तो देश के हक में करती है। मैं देख रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं भी अपडेट नहीं था, लेकिन मैंने अग्निपथ के और अग्निवीरों के बारे में ठीक से देखा और समझा। किसी को भ्रम करना हो, गुमराह करना हो तो अलग बात है, और केवल इसको पैसे से भी नहीं जोड़ें। किसी भी पैदा होते किसी जवान के लिए अनुशासन जरूरी होता है। 4 साल जब वो उस कमिटमेंट के साथ काम करेगा तो मेरा दावा है कि दुनिया के किसी क्षेत्र में जाएगा, उसको दुनिया की ताकत उसकी तरक्की से उसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सेना का डिसिप्लिन मिल रहा है। 4 वर्षों में आप सैनिक स्कूल के लिए, मैं कहता हूं, मैं जद्दोजहद करता था, मुझे पता नहीं सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, मैं एनडीए में कैसे जाऊंगा, सीडीएस में कैसे पास होऊंगा। आपको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और देखिए, काबिलियत का तो होगा ही प्रश्न, प्रतिस्पर्धा भी होगी। इतने 135 करोड़ के देश में इतनी बड़ी संख्या की बेकारी के बीच में आज राजस्थान में भी 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। 70 लाख को कोई कृष्ण भगवान भी नौकरी नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री ने भी 1 लाख ही गिनाया कि इतने को 69 लाख क्या करेंगे। लेकिन ये जो अग्निवीर आएंगे, इनके कोई पैसे से जोड़े तो भी उनके जेब में 12 लाख तो वैसे होंगे, 12 लाख उनकी तनख्वाह के होंगे। मुझे बताइए, 24 लाख का कोई व्यक्ति, 24 साल का कोई व्यक्ति 24 लाख रुपए जेब में लेके खड़ा होता है क्या? उसको फिर 10% रिजर्वेशन, अभी कई सरकारों ने घोषणा की है 10% रिजर्वेशन अलग होगा। जितने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि हम प्रायोरिटी पे इनको लोन देंगे, यदि काम करना चाहेंगे तो उसके लिए भी एवेन्यूज खुले हैं। मैं बात कर रहा था, मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में जवान 15 साल की नौकरी करके वीआरएस लेके यहां आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, और वो तो सारा ही काम करते हैं। कोई सरपंच का चुनाव भी लड़ लेता है, कोई अध्यापक की नौकरी में चला जाता है, कोई श्री सीमेंट में चला जाता है, सारे एवेन्यूज खुले हैं उसके लिए। जो 15 साल में आता है वो 4 साल में आएगा, हाथ में पैसे लेके आएगा, दक्षता लेके स्किल्ड होके आएगा, उसकी जरूरत बढ़ेगी। आज कोई सिक्योरिटी का कोई कंसर्न आता है तो बड़ी से बड़ी संस्थाएं सबसे पहले कहती हैं कि एक्स आर्मी मैन चाहिए हमें। ऐसे तो कोई नहीं पकड़ा देता बंदूक, यानी वो स्किल है, उसका तजुर्बा है, उसको कोई प्राइवेट संस्थाएं भी उसी को ऑनर करती हैं। ऐसे किसी मैट्रिक वाले को फट से डंडा देके नहीं बैठा देती, यानी उसको भरोसा है कि इसने फौज में सेवा दी है तो ये उतनी ताकत से समाज में भी सेवा देगा। और इसलिए मुझे लगता है कि समाज की उन भ्रांतियों को इन नौजवानों से गुमराह न हो, इसलिए इनको ठीक तरीके का मार्गदर्शन मिले। मैं
कर्नल साहब का कर्नल डिफेंस एकेडमी के इस शुभारंभ के अवसर पर इनको साधुवाद दूंगा, अभिनंदन दूंगा कि इन्होंने वास्तव में एक प्रेरणा का, मार्गदर्शन का और एक उचित काम किया है कि जो आज की नई पीढ़ी को सेना में जाने के लिए तैयार भी करेंगे, प्रेरित भी करेंगे और भारत की सेना की ताकत बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।